फ्रेंड्स, मैं ममता चहर आपके लिए लेके आई हूँ संविधान की शासन प्रणाली, जिसके हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों समझेंगे और इसके बाद हम संविधान संशोधन के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान की शासन प्रणाली क्या है? संविधान की शासन प्रणाली मतलब जिसके द्वारा हमारा पूरा शासन है वो संचालित होता है। वो क्या सिस्टम है जिसके द्वारा हमारा या अन्य देश का कोई भी शासन संचालित हो रहा है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है और अमेरिका में है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली को हम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहते हैं और अध्यक्षात्मक को राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं। इसमें कार्यपालिका का जो अस्तित्व होता है वो लोकसभा में जो विधायिका को विश्वास प्राप्त होता है उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, लोकसभा में अगर विधायिका को विश्वास प्राप्त है तो इसका कार्यपालिका का अस्तित्व भी बना रहेगा, क्योंकि कार्यपालिका को जो जो कार्यपालिका बनती है वो विधायिका से ही बनती है। कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग नहीं है, एक ही है। मतलब विधायिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव होता है, जिससे एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है, जिसको हम मिनी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका में मंत्रियों की नियुक्ति करता है उनकी विशेषज्ञता के आधार पर। ठीक है, और ये यहाँ पर लोकसभा में जितने भी विधायिका में जितने भी मेंबर होते हैं उनको उन लोगों में से ये अपॉइंट करता है। समस्त का जो कार्यपालक शक्ति है प्रधानमंत्री में निहित है और उसका प्रमुख अलग है। प्रमुख कौन होता है? हमारा नामात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और वास्तव में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद दोनों में निहित है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका शक्ति निहित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है, राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति विधायिका का भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को चुनाव स्वतंत्र करता है और इनकी व्यवस्था की भूमिका नामात्र की होती है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को चुनाव करता है उनकी विशेषज्ञता के आधार पर। राष्ट्रपति की मेन भूमिका होती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी यही करता है। जैसे उदाहरण अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आपको जैसे कि पहले बताई चुकी हूँ, ये कहाँ पर है? अमेरिका में। और यहाँ पर क्या है? सेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, जिसको बोलते हैं केंद्रीकृत सत्ता। और हमारे यहाँ पर क्या है? विकेंद्रीकरण। मतलब संसदीय शासन प्रणाली में क्या है? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज। तो ये हमारे कुछ मेन टॉपिक। और संसदीय जो शासन प्रणाली होती है, एक मिनट रुकिए। संसदीय शासन प्रणाली जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब उसके जो विधायिका है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, उत्तरदायित्व होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और उसमें मंत्रिपरिषद भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व रखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यहाँ पर हमारी संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो संसद होती है वो सर्वोच्च नहीं होती, लेकिन ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च होती है और हमारे यहाँ पर संसद सर्वोच्च नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिखित संविधान है, तो हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च होता है। ठीक है, ये डिफरेंस हमारी संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में ये डिफरेंस है। ये मैंने यहाँ पे टॉपिक समझा, उसमें पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। हमारे यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली के लक्षण। संघीय शासन हमने कहाँ से लिया है? आपने अगर पढ़ा होंगे, नोट्स पढ़े होंगे क्वालिटी में कहीं भी, तो हमने संघीय शासन लिया है। संघीय शासन क्या होता है? अखंडित राज्यों का विखंडित संघ। संघीय शासन होता है जिसको हम हमारे यहाँ हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ बोला गया है। राज्यों का संघ, संघीय शासन के स्थान पर राज्यों को संघ का शब्द दिया गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो हमारा जो संघीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका या कनाडा से ली गई है। ठीक है, तो संघीय शासन प्रणाली के क्या लक्षण होते हैं वो देख लेते हैं। इसमें लिखित और कठोर संविधान होता है। संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, नॉट संसद, संसद को नहीं, नॉट पार्लियामेंट, संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। केंद्र राज्यों में शक्तियों का वितरण, मतलब केंद्र और राज्यों की शक्तियाँ अलग अलग बांट दी गई हैं। जैसे केंद्र में विधायिका होती है, सॉरी विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है, ऐसे ही सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका में के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना विधायिका ना कार्यपालिका। तो न्यायपालिका का अलग स्वतंत्रता है। द्विसदनीय संसद होती है। द्विसदनीय संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लिखित और कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र राज्य शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारा जो संघीय सिस्टम है उसमें संघीय शासन प्रणाली के साथ एकात्मक लक्षण भी दिखते हैं। तो संघीय शासन प्रणाली में केंद्र का प्रभुत्व ज़्यादा रहता है हमारे यहाँ पर। मतलब ये नहीं है कि एकदम से प्रॉपर कनाडा वाली संघीय शासन प्रणाली नहीं है। यहाँ पर हमारा कुछ लचीलापन भी है, कुछ कठोरता भी है, क्योंकि हमारा देश कहते हैं ना विभिन्नताओं से भरा हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए
अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग कमांड जरूरी है और अलग अलग नियम भी जरूरी हैं। तो उनके लिए कुछ अपवाद भी हैं, कहीं संविधान ने नरमी बरती है तो कहीं कठोरता। तो उस आधार पर हमारी कहीं संघीय शासन प्रणाली दिखाई देती है तो कहीं एकात्मक लक्षण दिखाई देते हैं। तो संघीय शासन प्रणाली के तो जैसे कि आपने अभी देख लेते थे, लिखित व कठोर संविधान, अभी संविधान की सर्वोच्चता और केंद्र राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और दूसरी संसद। लेकिन एकात्मक लक्षण में क्या होता है? इकहरी नागरिकता, मतलब हमारे भारत में एक ही नागरिकता है। जैसे अमेरिका में 2 नागरिकता होती है, पहले राष्ट्रीय स्तर पर होती है फिर राज्य स्तर पर होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है? एकल नागरिकता ही है। ठीक है। राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है वो सेंटर द्वारा नियुक्त की जाती है, या यूँ कह लो कि प्रांतीय मंत्रिपरिषद द्वारा किसी भी स्टेट में उन्हीं का ही वो होता है, परफॉर्मेंस होता है। वैसे तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनकी सलाह पर की जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इससे क्या होता है? जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं और राज्यपाल में थोड़े मतभेद भी रहते हैं, क्योंकि वो सेंटर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, न कि चीफ मिनिस्टर द्वारा, मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इसलिए इनमें थोड़ा सा विवाद भी रहता है। आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा का जो अधिकार है वो सेंटर को है, संसद को है। आपातकाल लागू करने का अधिकार राज्यों को नहीं है। हाँ, और राष्ट्रपति शासन भी संसद लागू कर सकती है, वित्तीय आपातकाल भी लागू कर सकती है। तो आपातकाल के जितने भी अधिकार हैं वो संसद के पास है, इसलिए इसमें एकात्मक लक्षण आ जाता है, जिसमें राज्य की भूमिका कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको एकात्मक लक्षण बोलते हैं, जिसको कंट्रोल सेंटर द्वारा किया जाता है। और संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन अच्छे से किया जाता है, कठोर संविधान लागू कर दिया जाता है, संविधान की सर्वोच्चता कर दी जाती है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिसको बोलते हैं जुडिशरी फ्रीडम, और दूसरी संसद होती है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अभी ये मैंने टॉपिक जो है फास्ट रिवीजन के लिए रख रखे हैं। ठीक है, तो आप डिटेल में थोड़ा बुक से तो पढ़ ही रहे होंगे आप डिटेल में, और यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं, जिसको मेन पॉइंट होते हैं, जिसको आप रिवाइजन करने में आपको आसानी होगी। संविधान संशोधन प्रक्रिया देख लेते हैं। संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है हमारी, वो भाग 20 में है। ये पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कौन से में? भाग 20 में। तो ठीक है, आप याद रखिएगा, भाग 20 याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 में दिया गया है, और संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, न कि विधानसभा या विधान परिषद द्वारा। मतलब राज्य में जो होती है विधानसभा या विधान परिषद, उनके द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, केवल संसद द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। अब इसके रूल क्या है कि संविधान संशोधन का जो विधेयक है, प्रस्ताव है, संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा संविधान संशोधन नहीं, जैसे मैंने भी आपको बताया था, किसी भी मंत्री व निजी संसद द्वारा ये लाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता इसमें नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर अगर राज्यसभा लोकसभा में कोई सहमति नहीं होती है तो उस पर संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि राज्य से जो संशोधन विधेयक होते हैं उन पर संयुक्त बैठक नहीं गठित की जाती है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर वीटो व पुनर्विचार के लिए भी वापस करने का अधिकार जो होता है उसको प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब अगर राष्ट्रपति संशोधन विधेयक से सहमत नहीं है तो उसको पहले पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था ना प्रस्ताव को। सामान्य जो प्रस्ताव होते हैं, सामान्य विधेयक जो होते हैं, उनको लौटा सकता है या वीटो कर सकता है उनको। लेकिन इस विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर, उसको ये अधिकार नहीं है कि उस पर वीटो करे या उसको पुनर्विचार के लिए लौटाए। उसको इस पर मंजूरी देनी ही पड़ेगी। ये जो नियम आया है राष्ट्रपति के लिए वो 24वें संविधान संशोधन के थ्रू आया है। 24वें संविधान संशोधन हुआ था तब ये नियम लागू हुआ था कि राष्ट्रपति किसी संविधान संशोधन विधेयक पर न तो वीटो लागू कर सकते हैं, न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। दोनों सदनों में अगर पारित हो जाएंगे तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तब ये विधेयक लागू होगा। तो ये है संशोधन की प्रक्रिया। पहले क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या होता है, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा सदन में लाया जाता है। ठीक है, फिर दोनों सदनों की सहमति दी जाती है। अगर दोनों सदनों की सहमति नहीं होती है तो यहाँ पर ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, ये याद रखिए, ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, और राष्ट्रपति के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति इस पर मंजूरी देने के लिए बाध्य है, और उसको मंजूरी देने के बाद यह लागू हो जाएगा। तो ये है इसकी छोटी सी प्रक्रिया। अब संशोधन के भी 3 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से संशोधन किस विधि के द्वारा हो सकता है, उसके 3 प्रकार हैं, वो नेक्स्ट हम चलते हैं, देख लेते हैं। पहले 2 प्रक्रिया देखते हैं, लास्ट में हम तीसरी प्रक्रिया में आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। पहला संशोधन जो होता है, जो विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन होते हैं, कुछ विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन उन टॉपिक पर जरूरत पड़ती है जिसमें जो बहुत ही संविधान के मूलभूत ढांचे होते हैं, जिनके द्वारा संविधान अस्त व्यस्त हो सकता है, तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, सदन के जो कुल सदस्य होते हैं उनकी संख्या का बहुमत वोट देखा जाता है कि जो कुल सदस्य हैं, जैसे मान लीजिए कुल सदस्य मान लीजिए 300 हैं, तो 300 में से 150 + 1 तो बहुमत हो गया एक के पास। अगर 150 से ज़्यादा किसी के मत में वोट डली है तो उसका वो मान्य होगा।
उपस्थित व मत देने वालों की 2/3 बहुमत, उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए और सदन की कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत होना चाहिए। जैसे अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, जैसे मूलाधिकार मतलब मौलिक ह्यूमन राइट, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, संविधान के अनेक भाग, इनमें अगर कोई भी संशोधन होता है इन टॉपिक पर तो वो विशेष बहुमत के आधार पर होगा। अब देखते हैं दूसरा, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की जो विधानसभाएं उनकी सहमति की भी आवश्यकता होती है कुछ विधेयक के संशोधन में। तो ऐसे कौन से विधेयक हैं जिनमें विधानसभाओं की सहमति की भी आवश्यकता होती है, वो भी आधे राज्यों की। तो इसमें क्या होता है, राज्य विधानसभाओं द्वारा प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अगर हम किसी भी विधानसभा की या विधान परिषद की, कोई भी विधान परिषद नहीं होती, इसमें विधानसभा होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर हम किसी भी विधानसभा की सहमति ले रहे हैं तो उसमें साधारण बहुमत होता है वहाँ पर। अगर वहाँ से हमें साधारण बहुमत में बहुमत मिल जाता है तो हमें प्रस्ताव पास हो जाता है। और इसके तहत संघीय प्रावधानों का संशोधन किया जाता है। संघीय प्रावधान कौन कौन से हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके चुनाव हो गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी मामला है, संघ और राज्यों के बीच, ठीक है, विधायी शक्ति का विस्तार किया जाएगा। तो ये सब जो पॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, हाई कोर्ट से रिलेटेड, संघ और राज्यों के बीच कोई विवाद है या कुछ शक्ति का विस्तार करना है, घटाना है, बढ़ाना है, ठीक है, इससे रिलेटेड संघीय प्रावधान। संघीय प्रावधान मतलब राज्यों और केंद्रों के संबंधों को लेकर कोई अगर हमें संशोधन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये है विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरी विधि क्या है, सामान्य बहुमत से संशोधन। अब कुछ जो होते हैं जिन्हें हम बहुत ही सामान्य श्रेणी का समझते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा वो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, वो संशोधनों को हम 368 में भी शामिल नहीं करते, जिसको हम सामान्य बहुमत से लागू करना चाहते हैं। जैसे कि नए राज्यों का बनाना या नए राज्यों का घटाना, ठीक है, नए राज्यों की सीमा में परिवर्तित करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मिलाना, वो हमारे संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते। इट मीन्स आर्टिकल 368 के अंतर्गत वो नहीं आते। जैसे कि अभी हमारा बांग्लादेश से हमने कुछ सीमा ली और कुछ सीमा दी, ठीक है, बाउंड्री का एक्सचेंज किया तो हमने, तो वो हमारे संविधान संशोधन में नहीं आता। हालांकि संविधान संशोधन वैसे तो लागू होता है, लेकिन प्रस्ताव उसमें सामान्य बहुमत से लागू होता है। सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 50+1 बहुमत से परिवर्तित हो जाता है। जैसे नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश, राज्यों की भूभाग और सीमा में परिवर्तन और विधान परिषद का निर्माण भी सामान्य बहुमत से हो जाता है। किसी भी राज्य के लिए हमें विधान परिषद अगर निर्माण करनी है तो वो सामान्य बहुमत से ही हो जाएगी। अभी तक मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी तक हमारे देश में कितने राज्यों में विधान सभा या विधान परिषद हैं, दोनों का ही बताइए, ठीक है। तो कितने यूनियन टेरिटरी हैं और कितने स्टेट हैं जिनमें विधान परिषद है अभी तक। तो होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ आप इसका आंसर जोड़ेंगे। तो आज की ये टॉपिक आपको, ये क्विक रिवीजन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए थैंक यू सो मच।